सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम। आज राना साहब हमारे साथ मौजूद नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे IMF के हवाले से। IMF की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, और इमरान खान साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे, जहाँ पर कोई भी जो शख्स है, आम शहरी जो है, वो भूखा नहीं सोएगा। अभी जो IMF की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, इसका क्या असरात होंगे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर, आज कुछ इस हवाले से ही बात करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, बड़ा अहम सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि रियासत मदीना बनाएंगे, और कोशिश भी कर रहे हैं अपनी ज़ात की हद तक। मैं देखता हूँ रोज़ाना ऑफिस में 18 घंटे 16 घंटे तक काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि उसमें जो चीज़ें ठीक हो रही हैं वो उसमें भी टाइम लगेगा जब तक हमें एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। और 5 साल के लिए लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, तो अभी थोड़ा टाइम मज़ीद देना होगा। लेकिन एक जो चीज़ जिसका आपने भी जिक्र किया, IMF पाकिस्तान में माजी में IMF ने जो प्रोग्राम दिए उसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हुई, और जो इकॉनमी को जो फ़ायदा होना था, जो इकॉनमी ने ट्रैक पर आना था, वो भी नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन के बारे में कहा गया कि जनाब ये हम बेच रहे हैं, सारे 6 यूनिट बेच रहे हैं, और इसलिए बेच रहे हैं कि वो जो कौम का एक जो नेशनल एक्सचेकर पर बोझ है वो ख़त्म होगा, और दूसरा ये जो चलते हुए यूनिट है इनको बेचकर हम कौम का कर्जा उतारेंगे। तो वो भी प्राइवेटाइज हो गया, और बड़े बड़े अमीर लोगों ने सस्ते दामों वो साजबाज करके वो प्राइवेटाइजेशन में वो कारखाने भी ले लिए, और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पहले से भी बढ़ गया। तो वो कारोबारी इदारे जो हुकूमत की मलकियत थे और जिसमें थोड़ा फ़ायदा भी आ रहा था, वो भी बिक गए और कोई कर्जा नहीं उतर सका। तो अब IMF के पास इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा IMF के पास। बिल्कुल उन्होंने इस पर बड़ी कड़ी तनकीद की, और ये भी इमरान खान साहब कहते हैं कि महातीर मोहम्मद जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, वो उनके लीडर हैं। अब अगर हम महातीर मोहम्मद को देखते हैं तो लेट 90s में उनके मुल्क में क्राइसिस था मलेशिया में, तो IMF की जो शराइत थी उस पर महातीर मोहम्मद ने IMF को निकाल दिया, और IMF ने कहा कि आप हमारे पास आएंगे। तो डॉक्टर महातीर ने कहा मैं आपके पास नहीं आऊँगा, ना मलेशिया आएगा। उन्होंने रिफॉर्म्स की। 6 साल के बाद जिस वक्त जो मलेशिया है वो बिल्कुल उससे निकला बाहर, एशियन टाइगर उसको कहा गया, तो IMF ने इस बात का कन्फेस किया, उनके चीफ ने जाके मलेशिया, और उसने कहा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे थे, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने वर्क किया है, और आप मलेशिया सारे क्राइसिस से बाहर निकला है। तो पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं नहीं जाऊँगा IMF के पास, एक ऐसे बंदे को वो अपना लीडर भी मानते हैं, तो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या कि इमरान खान साहब IMF जाने के लिए तैयार हो गए। हमें सऊदी अरब ने $3 बिलियन दिए, हमें UAE ने पैसे दिए, हमें चाइना ने पैसे दिए, हमारा जो वो एक डॉलर की हमें ज़रूरत थी वो हमें सारे के सारे आए, फिर डेफर्ड पेमेंट्स पर हमें ऑयल भी मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव्स क्यों नहीं हमने इख्तियार किए, क्यों हम IMF के पास गए? अच्छा, एक बात और आपको मैं अर्ज़ करूँ, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे, तहरीक इंसाफ इलेक्शन के नज़दीक जा रही थी, तो ये एक सवाल उठा था कि अगर इमरान खान साहब ने टीम अपनी अच्छी बना ली, ऐसे लोगों पर अगर मुश्तमिल टीम हुई जो वाकई क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकती है, तो इमरान खान साहब बिल्कुल निकल आएंगे, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि वो बज़ाते खुद एक ऑनेस्ट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान एक सच्चा पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से प्यार करता है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए सारी ज़िंदगी वो लड़ता रहा, और अब वो पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ी उनकी अपनी कोशिश है। क्यों चले गए फिर अपना इमरान खान साहब IMF? अब ज़रा मैं आपको आज पूरा वो जो गैंग है, वो गैंग जिसने इमरान खान साहब को कंपेल किया, उनके नाम भी बताऊँगा, हम उनकी तस्वीर भी चलाएँगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहा इजलासों में, और मजबूर किया उनको कि आप IMF के पास जाएं। तो वो अगर मैं ये कहूँ ना कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि ये एक ऐसा स्टेप पाकिस्तान लेने जा रहा है जिसमें हमारी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ेगी उन मालियाती इदारों पर
जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की पॉलिटिक्स चाहते हैं। अलीना, इस बात को आप याद रखिए कि जो IMF है ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा इदारा है जो अमेरिका के जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो ममालिक हैं उनको माली इमदाद देता है, जो उनकी पॉलिसी पर अमल पैरा हों, जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका और IMF के जो डोनर कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके जो मफादात हैं, उनका जो एजेंडा है ख़ित्ते में, उसको आगे लेके चलें, उनको ये प्रोग्राम मिलता है। और आप देख लें क्या हुआ। असद उमर साहब अभी वाशिंगटन में थे, इसकी जो मर्ज़ी तावील दें आप। कल डॉक्टर इशफाक हसन, बड़े मेरे मोहतरम हैं, वो फरमा रहे थे कि इतने ज़्यादा ममालिक आए होते हैं तो इसलिए मिलना मुश्किल है। जितने भी ज़्यादा ममालिक आए हों, जिससे मिलना है उससे मुलाकात होती है। अभी इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। अभी पाकिस्तान अमेरिका का पॉलिटिकल एजेंडा लेके आगे नहीं चल रहा, सिवाय एक बात के, और वो ये कि तालिबान को पाकिस्तान ने डिलीवर किया मुज़ाकरात की टेबल पर, अमेरिका के साथ ला के बिठाया, अपना इन्फ्लुएंस पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिला। बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारी खारजा पॉलिसी है, देखें अब आपकी जो मईशत है और खारजा पॉलिसी ये एक ही होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3-4 काम किए हैं जिस पर इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उनसे पूछें। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि पाकिस्तान पर भारत हमला करने वाला है। हमला करने वाला भी था तो इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। एक स्टॉक मार्केट में, मईशत में एक जिटरी आई और अलीना लोग डर गए जो इन्वेस्टर आते हैं। फिर ये कह दिया बिल्कुल कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। कोशिश उन्होंने की है। भैया आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है। इससे भी जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनका भी मामला, वो फिर जिटरी का शिकार, स्टॉक मार्केट देखें कहाँ डाउन हो गई। असद उमर कहते हैं इसके कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे वजीर खजाना कहते हैं IMF का ताल्लुक FATF से बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। IMF का ताल्लुक FATF से नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IMF उन दोनों को अमेरिका कंट्रोल करता है। ये दोनों जो इदारे हैं ये अमेरिका के कंट्रोल में है। IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पर आपको दोनों तरफ रियायत नहीं मिल रही। अभी भी कन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि अप्रैल के एंड में आएगा IMF का डेलीगेशन। अनवर इकबाल बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं वाशिंगटन में मैंने देखा है उनको। ही इज़ ए पर्सन, ही इज़ ए जर्नलिस्ट विद कनेक्शन। उनकी ये स्टोरी है कि मई में आएंगे IMF वाले। तो एक वहाँ पर अभी इसका मतलब है थोड़ा अभी जुजियात पर बात होनी है, अभी वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुई। तो अब अमेरिका और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप देख लें, उसमें जो सूरत हाल है उसमें तो बिल्कुल पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं दी। आपने तालिबान डिलीवर भी कर दिए, आपको कोई रियायत नहीं मिली। फिर एक आप और सोच लें और देख लें, जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की और अपने जहाज़ भेजे, उससे पहले पुलवामा अटैक पर जॉन बोल्टन ने क्या कहा, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत का ये हक है कि वो अपना दिफा है और इस मामले पर वो कोई एक्शन ले सकता है, जिसकी बुनियाद पर भारत ने वो जहाज़ भेजे। ये तो पाकिस्तान ने ताकत का इस्तेमाल किया, वो जहाज़ गिराए, जिसके नतीजे में अमेरिका ने यह महसूस किया कि अब ये कहीं जंग बढ़ ना जाए, तो उन्होंने फौरी तौर पर मीडिएशन का जिक्र किया। लेकिन फिर इस पर मैं सवाल करता हूँ खारजा हमारे जो वज़ीर हैं उनसे, मुझे आप ये बात बताएं कि अमेरिका ने क्या किया। वो जो भारत ने जारियत की थी, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, उसकी तो अमेरिका ने कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव कर दी मौलाना अजहर मसूद के खिलाफ, जैश मोहम्मद के खिलाफ पाबंदी लगाने की। तो कहीं पर भी अमेरिका ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। तो IMF, ये मैंने सारी बात इसलिए बताई है कि ये IMF जो है ये अमेरिका इसको डोमिनेट करता है डोनर्स कंट्री के साथ। ये एक पॉलिटिकल एक्चुअली बैंक है। तो ये कैसे पाकिस्तान को रियायत दे सकता है, ये कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकता है। कतई तौर पर IMF के पास जाने से ना पाकिस्तान की इकोनॉमी दुरुस्त होगी, ना पाकिस्तान को कोई रियायत मिलेगी। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि IMF जो पाकिस्तान को प्रोग्राम देगा उसमें वो इतना बोझ डालेगा सार्फिन पर, बिजली के बिलों में 140 अरब रुपए की वो कह रहे हैं जनाब, आप जो वो सारे के सारा आप कंज्यूमर से आप वसूल करें। डॉलर की जो प्राइस है, आप देखें ये बहुत सारे जो इकदाम हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, ये बुनियादी तौर पर जो करेंसी पर जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ने उस पर कोई क्रैकडाउन नहीं किया, इसलिए कि IMF के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू आपने किया। अच्छा, अब एक बात पे मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है कि ये
आप आकर अगर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये फवाद चौधरी साहब करें या इकनॉमिक एडवाइज़र्स ये आके करें कि जनाब ये सारी जो इस वक्त महंगाई है, ये जो कुछ भी है उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट है, सारी हर चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ये गलत है। इसलिए कि अब जो इक़दाम करने थे पिछले 8 महीने में आपने वो नहीं किए, आपने एक गलत रास्ता चुन लिया। कैबिनेट मीटिंग तो रोज होती है, कैबिनेट मीटिंग तो रोज होती है, लेकिन सब कुछ होती है, इसका मतलब फिर उनका कोई फायदा नहीं है ना, और ना ही वो विजन है जिस विजन की बात की गई थी कैंपेन के दौरान। अब उसमें मसला क्या है, जो विजन था वो तो इमरान खान का था, यही तो मैंने प्रोग्राम में आज मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं बात आपको सारी बता रहा हूँ ना, ये इसलिए कि ये जो लोग जिनके हम आपसे बात करेंगे, जो इकनॉमिक एडवाइजर्स हैं, जो इमरान खान साहब के साथ हैं, लोगों को ये समझ आए कि हो क्या रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक अपनी टीम बनाई है इकनॉमिक एडवाइज़र। ये मैं आपको बताऊं, ये 18 मेंबर एक उनकी टीम है, जो जिसको हम एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अच्छा, इसमें 7 जो है ना वो गवर्नमेंट के हैं और 11 जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर से लिए गए। ये वो टीम है जो हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मशवरा देती है और ये जो सारी इकनॉमिक पॉलिसी है उस पर ये चल रहा है। और इन्होंने ये मजबूर किया इमरान खान साहब को कि आप सारे के इन्होंने कि जी आप IMF के पास जाएं। जो डॉक्टर शाहिद जावेद बरकी, जो इमरान खान साहब के कज़न हैं और IMF वर्ल्ड बैंक के साथ जिनका बड़ा ताल्लुक रहा है, जिन्होंने बहुत सर्व किया है, वेरी एक रिप्यूटेबल पाकिस्तानी है, जिससे यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपनी इंटेग्रिटी और अपनी लियाकत, अपनी जहानत की वजह से, उनमें से एक हैं शाहिद जावेद बरकी साहब, इमरान खान साहब के कज़न हैं। उन्होंने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को मुझे सोर्सेज ने यह बताया कि आप IMF के पास मत जाएं, इसलिए कि अभी जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें IMF पाकिस्तान को कुछ ऐसा नहीं देगा जिससे पाकिस्तान के मसाइल में कुछ कमी हो। लेकिन ये जो सारे लोग हैं, अब ये मैं आपको बताऊं, ये अब मैं आता हूं कोर इशू पर। कौन है वो लोग? सबसे पहले तो आ जाएं जो इस पूरे ग्रुप को जो लीड करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर इशरत हुसैन। अगर तस्वीर दिखा सके कौम को, डॉक्टर इशरत हुसैन बड़े मुअज़्ज़ज़ बैंकर हैं और पाकिस्तान में बड़ी हाईएस्ट जो पोस्ट है उन पर सर्व कर चुके हैं। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी है पाकिस्तान के अंदर उसके ये हेड है, इंटरनेशनल भी और रह चुके हैं, बिल्कुल ये रह चुके हैं और काम किया बड़ा इन्होंने काम किया। अच्छा, अब इनके साथ जो दूसरे बहुत बड़े चीते हैं उनका नाम है रज़ाक दाऊद। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये बालिहाज ओहदा ये वजीर हैं। जरा गौर से देख लें इनको, रज़ाक दाऊद साहब। ये जो IMF की तरफ पाकिस्तान गया है, ये इन लोगों की वजह से जा रहा है जिनकी मैं आपको आज सारी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर आप आ जाएं, एक और साहब हैं, उनका नाम है खुसरो बख्तियार। रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, इंक्वायरी भी शुरू हो गई और ये नैब ने ये बताया कि इन्होंने बड़ा माल बनाया। इन सारी फैमिली ने जो इनका जो पैसा है, इनकी जो इनकम है वो इनके टैक्स से मैच नहीं करती। और जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो ये बताया जाता है कि इनके जो छोटे भाई हैं हाशिम साहब, वो वजीर ख़जाना हैं पंजाब के। अच्छा, एक दफ़ा ये मैं वैसे बता दूं कि पॉलिटिक्स कितनी रुथलेस है। मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि ये जो हाशिम साहब हैं, इनका भी नाम पंजाब की वजारत आला के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है इसकी मुखालफत किसने की? मेक ए गेस, कौन होगा इनका मुखालिफ? भाई ना हो। हाँ, सही पहुंची आप। इनके ये मुअज़्ज़ज़ जो भाई, ये सोर्सेज ये बता रहे हैं, देखिए स्पेकुलेशन है मैं कर रहा हूँ, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी बस ऐसे ही था कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। नहीं चाह रहे थे कि अगर भाई बन गया वज़ीर आला पंजाब का तो घर के अंदर इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा बड़े भाई का। बहरहाल खजाने की चाबी तो उन्हीं के पास है ना पंजाब। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अच्छा, अब ये जो हैं खुसरो बख्तियार साहब, ये भी क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स रहे हैं और पाकिस्तान में ये जो एक पॉलिटिशियंस की लाट है ना, ये हर काम के लिए वाशिंगटन को देखती है, लंदन को देखती है, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का जो मरकज़ है पिंडी में ताकत का, फिर उसकी तरफ देखती है कि हमें हुक्मरानी ये लोग ही दे सकते हैं। तो इन्होंने भी बिल्कुल फॉर बिकॉज रेजिंग द मास्टर्स वॉइस, इनका जो काम था, इन्होंने आके यहाँ पर कैबिनेट के अंदर लॉबीज इन शॉर्ट। अब आ जाए जनाब सबसे बड़े महान जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब एंग्रो के लिए काम करते रहे। रज़ाक दाऊद साहब उनके एक लिहाज से एक्स बॉस भी होंगे, बड़ी अच्छी तनख्वाह लेते थे। उसको छोड़ के एंग्रो को
ये जनाब असद उमर साहब आए पाकिस्तान में, उन्होंने तहरीक इंसाफ की सियासत में आए और इन्होंने आके तो वो काम किया। अच्छा, अब ये 4 लोग तो ये पॉलिटिकल, अब इसी में आप आ जाएं, आगे जो नाम आ जाएं। अच्छा, इसमें जनाब आपके जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो भी इसके मेंबर हैं, उन्होंने तो फिर वही कहना है जो वज़ीर साहब कहेंगे। इसके अलावा जो स्टेट बैंक के आपके गवर्नर हैं वो भी जनाब तारिक बाजवा साहब। ये अच्छा, अब आप अगर उठा के देखें तो ये सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हर 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये अमेरिका ज़रूर जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, और वहाँ पर 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, 6-6 हफ्ते आपस में मिक्सअप होते हैं और दोस्तियाँ बनती हैं और क्लाउड क्रिएट होते हैं। तो पाकिस्तान को इमदाद दे ना दे अमेरिका, लेकिन ये जो इन अफसरों की जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें वो बहुत आगे होते हैं। तो ये सारे के सारे ये तो हैं, ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं। अब जनाब आ जाएं आप ज़रा प्राइवेट सेक्टर के जो हैं उसमें आप देख लें तो जनाब आपको सबसे पहले वो नज़र आएंगे डॉक्टर फ़रख इकबाल साहब। अब डॉक्टर, ये मैं चंद नाम आपको अलीना बताता हूँ। डॉक्टर फ़रख इकबाल साहब जो हैं ये 33 ईयर्स वर्ल्ड बैंक, देखें डॉक्टर फ़रख इकबाल माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त वर्ल्ड बैंक IM एक्सपर्ट होंगे। ही माइट बी पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। मैं किसी की जो इंटेग्रिटी है उस पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं उनकी जो स्किल्स हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, ये 33 ईयर्स या कमोबेश कुछ थोड़ा प्लस माइनस कर लें, ये जो है वर्ल्ड बैंक में जनाब ये रहे हैं और बड़ी इनकी टॉप की पोजीशंस रही हैं जनाब डॉक्टर फ़रख इकबाल। फिर आ जाए जनाब एक और साहब हैं जिनका नाम है एजाज नबी साहब। डॉक्टर एजाज नबी भी जो हैं ये 22 ईयर्स वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन 22 ईयर्स, अब 22 साल वाशिंगटन में रह के आए हैं। कितना क्लाउड होगा, कितना असर होगा अमेरिका का, IMF का, कितनी मेहनत कर रहे होंगे ये। अच्छा, फिर एक और बात, ये अगर आप इनको देखें तो इनकी जो डिग्रीज़ हैं, इनकी जो तालीम है वो सारी की सारी अमेरिका की है। हार्वर्ड के लोग हैं, स्टैनफोर्ड के लोग हैं, या कोई लंदन से ऑक्सफोर्ड के लोग हैं। एक मखसूस निज़ाम के लिए प्रोग्राम्ड, एक जब रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर थी तो तब एक क्रेमलिन या रशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो एक पैरेलल जो निज़ाम मईशत है उसके बारे में ट्रेनिंग देती थी, एक दूसरे वे ऑफ लाइफ के बारे में बताती थी। तो एक तरह का कंपटीशन था, लेकिन मगरब ने हॉलीवुड के ज़रिए अपनी फिल्मों के ज़रिए कोका कोला, जीन और फिर अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको इस तरह से बेचा है कि हम इस कदर गुलाम हो चुके हैं उसके, हम समझते हैं कि यही बेस्ट जो तालीम है। और यही अब स्टैनफोर्ड में या बर्कले में या अगर आप उधर बॉस्टन के जो कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे जो अमेरिका की इंस्टीट्यूट्स हैं, यूरोप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये उनका जो निज़ाम तालीम है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसकी तरबियत देता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब भी ऑक्सफोर्ड से हैं। हाँ जी, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो मुआशरे में डोमिनेट कर रहे हैं, इस दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए लोग उसी कल्चर को फॉलो करना, जाहिर है जो अमीर आदमी पहनेगा। ये जो आपने सारी बातें की हैं, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन देखिए जब कोई कमेटी बनती है तो ऐसी नहीं बन जाती, उसके ऊपर आपकी डिस्कशंस होती है, लोगों के पोर्टफोलियो डिस्कस होते हैं, उसके बाद जाकर जो है वो कमेटी बनती है। तो ये जिनको भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है वो इमरान खान साहब की मर्जी से बनाया गया ना। और जिन 4 लोगों की आप बात करते हैं, अगर वो 4 लोग इस कमेटी को और इस सारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उन्हें लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये लोग जो है वो इसको लीड करें, वो कन्विंस है उनकी थॉट से ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो कहते होंगे वो गलत ही कहते होंगे, इमरान खान साहब उसको समझते होंगे कि नहीं ये जो कह रहे हैं उनको भी तो कोई कॉमन सेंस है ना, वो समझते हैं ना चीज़ों को। सर मैं आपकी इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये वजीर आजम है इमरान खान साहब, तो उन्हीं का फैसला है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर देखें ये जो टीम है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। मैं ये आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये अगर IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है और उसके नतीजे में हम एक ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो उसकी जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑन इमरान खान। मैंने तो ये इमरान खान साहब के बारे में ये नहीं कहा। और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये भी तो हो सकता है ना, कैंपेन में आप कुछ भी कह सकते हैं।
ये बात आपका जो मौक़िफ़ है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात पे इस वक्त पहले सबसे फोकस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त इमरान खान साहब की जो सोच है, देखें ये हम जो टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया का काम है कि हम मिरर दिखाते हैं। हम इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका पाकिस्तान को दबाना चाहता है। क्यों अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करके पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में देखेगा, जबकि वो इस खित्ते में इंडिया को अपना अलाई बना चुका है चाइना से compete करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। और इंडिया भी पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई ये समझता है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की बात करेंगे, कतई तौर पे गलत है। इसलिए कि आप देखें उनका उसका एजेंडा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है उनका इस वक्त बीजेपी का, कि जनाब हम कश्मीर का स्टेटस चेंज करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा कश्मीर का है और वो कहते हैं कि जी इंडियन आर्टिकल 370 में तब्दीली करके हम इसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको चेंज करके इसको पार्ट ऑफ इंडिया बनाएंगे। और अभी जो कानून के तहत दूसरे को से इंडिया के जो लोग आके वहाँ पर आबाद नहीं हो सकते, हम उन पर वहाँ पर हिंदुओं को लेके आएंगे और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अकलियत में तब्दील करेंगे, जिस तरह इसराइल ने किया वेस्ट बैंक में, पैलेस्टाइन में, कि यहूदियों की बस्तियों को बसाया और फ़लस्तीनियों को वहाँ पर मिनॉरिटी में तब्दील किया या वहाँ से भगा दिया। ये है इसराइल और बरतानिया का नेक्सिस। अच्छा, एक ये दूसरा वो कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद की जगह है वहाँ पर हम बनाएंगे वो टेम्पल। अच्छा, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू है कि इसका मतलब ये है कि वो हॉस्टिलिटी जो है वो उसमें इजाफा होगा। दूसरा, वो क्लियरली कहते हैं कि हम इसको एक हिंदू स्टेट बनाएंगे। हिंदू स्टेट ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जबकि नेहरू ये कहते थे कि ये एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया जो है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एक सेकुलर स्टेट के तौर पर सामने आया था। तो अगर ये को बंदा तवक्को करता है कि जनाब नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात हमारे बड़े मीनिंगफुल हम डायलॉग करके उसको हम कर सकते हैं, तो ये एक फैलेसी है। आप यू आर रनिंग, यू आर फॉलोइंग ए, आप जिसे वो एक शराब कहते हैं ना, एक एल्यूजन है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। तो ये मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। तो इस लिहाज से हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ भी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मीडिया का काम, हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को आके कुछ सर्टिफिकेट्स दें या हम ये कहें कि जनाब वो गलत। मैं ये बिल्कुल हाईलाइट करना है, इश्यूज को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो बुनियादी तौर पर जो एक यू टर्न जिन लोगों ने करवाया, ये तहरीक इंसाफ भी समझे अपने। मैंने तो कहा कि वज़ीर खारजा से सवाल करें। वो ये कहा जाता है कि जी बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, अभी तक दिया क्या है पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी ने? इमरान खान साहब ने खुद कहा था जो वजीर काम नहीं करेगा हम उसे हटा देंगे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि कोई वजीर इस तरह कैबिनेट में चेंजिंग आ रही है, फौरन ही वजीर आते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो वजीर आजम साहब खुद ही कह चुके हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम हटाएंगे। और अभी तक कोई नहीं हटाया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी टीम से मुतमईन है। मुतमईन होंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे पाकिस्तान के अवाम लोगों ने। भुगतेगी ना सर, वो क्या भुगतेंगे? वो भी भुगतेंगे इस तरह के जो मैंडेट दिया है, एंड पे आपने लोगों के पास जाना है। अगर आपने लोगों के मसाइल हल नहीं किए तो यू विल लूज द इलेक्शंस, यू विल बी पनिश्ड। ये जो बड़े बड़े जुगादरी इस वक्त आके तकरीरें करते हैं, आगे जाके प्रोग्राम में उसका भी जिक्र करेंगे, वो अभी सारे मायूस हैं। हुकूमत नहीं दी मिली उन्हें, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, तो वो अब खत्म। तो अगर तहरीक इमरान खान साहब अगर ये नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब भी लोगों का जो गुस्सा है फिर उसको उन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा दोबारा, अगर आप मुझे एक मिनट ब्रेक में आप प्लीज करें, मैं दोबारा उस तरफ जाना चाहता हूं। अब दूसरे असद जमान साहब हैं, ये वैसे पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं और स्टेट बैंक में आप रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से पढ़े हुए हैं? ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप देख लें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मेरे सामने ये नवेद हामिद साहब हैं जी, ये जो सेंटर फॉर रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस जो है उसके ये डायरेक्टर हैं और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ये प्रोफेसर हैं। अच्छा, अब जनाब इनको भी देख लें, ये भी वहीं से पढ़ के आए हुए हैं सारे के सारे, एंड प्रीवियसली द प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एट द साउथ एशिया रीजनल डिपार्टमेंट। अब ये नवेद हामिद साहब भी वैसे ही हैं। अब आ जाएं आप ये डॉक्टर आतिफ आर मियाँ, इनको भी देख लें। ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 25 years, मतलब ये है कि पूरा एक पूरा सारे का सारा एक्सपीरियंस और उनके साथ रहे। फिर सैयद सलीम रजा साहब, ये जो गवर्नर भी रहे हैं स्टेट बैंक के, वे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, 36 years ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक।
अच्छा, अब आपने ब्रेक पर जाना है? मुझे ब्रेक पे तो जाना है। जब वापस आते हैं तो बाकी लोगों का भी और इस सारी चीज का जिक्र कि करें। बाकी कौन कौन होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। समी साहब, स्टेट बैंक ये कहता है कि अगला जो माली साल है उसमें जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 9% होगी। इसका मतलब है बिजली, गैस, राशन पानी सब जो है वो महंगा होगा। और ये जो कहते हैं ना कि रात को लोग भूखे नहीं सोएंगे, इसका मतलब है आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान है वो भूखा ही सोएगा। जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है। देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, ये इसमें मेरी रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें इन्फ्लेशन बताते हैं, ये जो हमें महंगाई बताते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आम आदमी जो है उसने ये प्याज लेना है, उसने आलू लेना है, उसने टमाटर लेना है। टमाटर जो है 70 रुपये किलो एक दिन, और अगले जुमे में आप जाते हैं तो 124 रुपये। बिल्कुल ऐसे। प्याज जो है 5 गुना उसकी कीमत ज़्यादा, 4 गुना उसकी कीमत ज़्यादा। दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये इदारा शुमारियात है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं। ये इनके जो फिगर्स हैं, मैं तो इस पे बिलीव ही नहीं करता। ये जो रेशो बताते हैं ना महंगाई की, वो इंतहाई कम है। और जो गरीब लोग हैं, अगर आप उनसे जाके पूछें तो वो तो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। परसों मैं सुबह उठी, मैंने टीवी लगाया तो पहली न्यूज़ ये थी कि गुर्बत की वजह से एक बाप ने अपनी 2 बेटियों को मार दिया और खुदकुशी कर ली खुद। ये मैंने सुना है। और तरजीहात नहीं है। आप देखें, आप हुक्मरानों से मिलें, आप वज़रा से मिलें, अभी आप अपोजिशन के लोगों से मिलें। आपको आज आप देखें, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आके काबीना की 5 घंटे 6 घंटे का इजलास हुआ। कोई उसमें एक काम बता दें जिसमें यानी बहस होती रही। क्या बहस हुई है कि जो एसेट्स की एमनेस्टी है। अब एसेट्स की एमनेस्टी क्या है अलीना? वो ये है कि जिन लोगों ने माल बनाया है, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, अब आप उनसे थोड़े से पैसे लेके उनकी जो जायदाद है उसको हलाल करार दे दें, उनकी जो बेईमानी है उसको आप कोशर बना दें। तो इसमें आप मुझे ये बात बताएं, जो बंदा पाकिस्तान में दयानतदारी से टैक्स दे रहा है, आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि तू भी टैक्स देना बंद कर दे? क्योंकि तू तो 3 साल में जिस रेशो से टैक्स देगा वो तो शायद बहुत ज़्यादा पैसे देगा तू, लेकिन अगर तू इंतज़ार कर ले तो 4-5 साल के बाद एक एमनेस्टी स्कीम आएगी, उसमें कुछ परसेंटेज दे के आप अपनी ये सारी रकम को, प्रॉपर्टी को आप हलाल कर लें। मुझे आप ये बात बताएं। अच्छा, ये वही गवर्नमेंट है, ये वही असद उमर साहब हैं जिन्होंने कैंपेन में और थे तो उन्होंने, जब नून लीग ने एमनेस्टी दी थी तो उन्होंने इतना चीखो पुकार किया था। और अब जब असद उमर साहब आते हैं तो ये कहते हैं कि ये आखिरी मौका है, इसका फायदा उठा लें, जबकि बहुत से लोग ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट ये फिर देंगे। अब मैं देखें, अब मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ी ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, हमने उससे पहले भी हम बहुत जो इस वक्त जो जंग है इस वक्त, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब की जो अपनी पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, वो एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत है। पॉपुलैरिटी के हवाले से कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। साजिश में बहुत सारे लोग शायद उन्हें चैलेंज भी कर सकते हैं, इसलिए कि इमरान खान साजिशी नहीं है, शुरू से स्टार था, लोगों से मोहब्बत करता था, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो इसलिए इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उनमें बहुत चीज़ों की ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के दिल से पंजाब की वजारत आला नहीं निकल रही। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे सोर्सेज ने बताया, 2-3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात वाज़े तौर पर बता दी, क्लियर कर दिया कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, तो आप ये काम ना करें। तो पंजाब के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें हमने पहले भी कई दफ़ा कहा कि 5-6 उसमें चौधरी सरवर साहब की अपनी एक पॉलिसी है, परवेज़ इलाही साहब की अपनी एक सियासत है, अलीम खान साहब अब चले गए अंदर, वो अपनी उनकी एक सियासत है, लाहौर का जो अराइम फैक्टर है वो मियाँ असलम इकबाल के साथ अपनी एक उनकी वो एक ग्रुपिंग है, शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, जहांगीर तरीन साहब पीछे से रह के वो अब वो दोबारा मीटिंग्स में भी आना शुरू हुए, थोड़ा और चौधरी भी हमें नज़र आया एक्टिव, ये फवाद चौधरी भी, तो यहाँ पर भी, तो ये बेसिकली सारे का सारा वो मामला है। और उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कैबिनेट के पोर्टफोलियोज चेंज हो रहे हैं और वो चेंज होंगे, लेकिन
शायद अभी इमरान खान साहब ने ईरान भी जाना है, उसके बाद हो फैसला, या आज कल में हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब वो अब इसको देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और जो इकोनॉमिक टीम है उसमें भी मुझे लगता है कि ये 2-3 लोग उसमें डाल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर आपने हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान को डाला या वो जो दूसरे लोग हैं साथ में जिनका नाम आ रहा है, तो वो सारे के सारे वो भी आपको IMF के पास ले जाने के लिए बैठे हैं। IMF के पास जो हम ये बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा अलीना, मैं आपको वो बता देता हूँ। पाकिस्तान के लोग तो सफ़र करे ही करेंगे, महंगाई की भेंट चढ़ेंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, ये जो हारून साहब हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, अब उसके सेक्रेटरी हैं, उसके यानी वो उसके चेयरमैन हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये चाइना जो भी इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे मंसूबे बनाना चाहता है, ये इकोनॉमिक टीम चाइना को वो लगाने नहीं देगी। उन्होंने जो रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब IMF कह रहा है कि जनाब हमें बताएं चाइना ने क्या कुछ करना है आपके साथ, पूरा हमें आप एक्सपोज करें। क्या ज़रूरत है अमेरिका के पास जाने की, क्या ज़रूरत है IMF के पास जाने की, जबकि वो आपको पता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। या तो आप ये कहें कि जी हमने जो पॉलिटिक्स है वो आगे जाके अमेरिका की करनी है। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्या करना चाहिए फाइनेंशियल इश्यूज में? कल IMF के पास ना कल डॉक्टर इशफाक हसन यहाँ पर मौजूद थे। अगर आप अल्टरनेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप डायरेक्ट टैक्सेशन के में जा सकते हैं, आप बहुत सारे जो लग्जरी आइटम्स हैं। देखिए डॉलर की ज़रूरत है ना आपको, डॉलर की जो डिमांड है उसकी ज़रूरत, उस पर डिपेंडेंस को आप कम कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो सख्त फैसले हैं उसके लिए वो कौम के पास आएँ, उनसे कहें कि ये जो लग्जरी मोबाइल फ़ोन है, हम साल में $1 बिलियन हमें चाहिए इनके लिए, खुदा के लिए वो हम चाइना से फ़ोन मंगवा लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए वाले, उनसे आप कर लें। और ये जो गाड़ियों की इंपोर्ट है, ये जो इतनी लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, इसको रोक दें, इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, कहें कि नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए हमें छोटी गाड़ियां जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं वो हमें चाहिए। आप वो जो आइटम है, बहुत सारे आप मार्केट में जाके देखते हैं जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो सारी की सारी इंपोर्ट होती हैं। हो सकता है कि क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो, लेकिन आप सख्ती करें। आप अगर अपने ऊपर सख्ती करें, पूरी कौम तैयार है इमरान खान साहब के साथ। अब IMF प्रोग्राम का मसला ये है कि इसमें सख्ती भी होगी, इसमें महंगाई भी होगी, लेकिन अलीना पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए अब जो भी इन्फोर्समेंट की जाएगी, जो कुछ भी होगा उसमें ये हम अमेरिका की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि इस खित्ते में इस खित्ते में हमें जिन लोगों के साथ मिलना है, जो हमारे नेबर्स हैं, वो चाइना है, वो ईरान है, अफगानिस्तान है। इन लोगों के साथ मिलके अब आप मुझे एक बात बताएं, अमेरिका पाबंदी लगाई है ईरान पर उसने, बिल्कुल, लेकिन टर्की को और इंडिया को उस पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिया कि वो ईरान के साथ बिजनेस कर सकते हैं। हमें गैस चाहिए, गैस पाइपलाइन वहाँ से हमने बिछानी है। ईरान अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुका है, लेकिन हमें भारत अमेरिका किसी तरह की कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसका टारगेट तो है ना वो चाइना है ना बेसिकली। ये जो सारे इदारे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या IMF हो, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो है वो चाइना को यहाँ पे हॉन्ट करना है। और इसीलिए आप देखें ना, ये अभी तक जो नहीं आए हैं और अभी तक जो चीज़ें नहीं फाइनल हो रही हैं, कल मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल किया था तो वो बड़े तरीके से चीज़ों को इधर उधर ले गए थे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो जो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमें बताएं कि एग्रीमेंट्स क्या हैं, लोन्स क्या हैं, तो इवेंचुअली अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम चाइना और CPEC के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब मैं इस बात को रीइंफोर्स करना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि IMF एक पॉलिटिकल प्रोग्राम देता है, पॉलिटिक्स बहुत उसका वो बड़ा एक अहम रोल है। अमेरिका इस वक्त, IMF इस वक्त पाकिस्तान को कोई ऐसा नहीं दे सकता रिलीफ जिससे पाकिस्तान जो है वो उसमें कोई बेहतरी हो। इस सारी सूरत हाल में अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो हमें इमदाद आ रही है, IMF जो हमें लेके आएगा उससे हम अपनी इकॉनमी को ठीक कर लेंगे, ये कतई तौर पे गलत है। आप ये देखें, आप ईरान की मिसाल आपके सामने, ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ किया, ओबामा के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, ट्रंप साहब ने उस एग्रीमेंट को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनको एक दहशतगर्द एंटिटी करार दे दिया। आप भी
ये जो रोज़ाना कहते हैं जी हम कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, आप जितना मर्ज़ी लेट जाएं अमेरिका के आगे, अमेरिका आपको उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप चाइना से अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं करते। और दूसरा अलीना ये याद रखें, अमेरिका की नज़रें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी तरह रहा जैसे चल रहा है, इंटैक्ट है, अमेरिका कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि इसराइल के साथ दोस्ती करें, इसराइल भी पाकिस्तान के साथ कभी नॉर्मलाइज तल्लुकात नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो लोग बातें करते हैं ना जी कि हम कहाँ पर जाएंगे, इकोनॉमी कहाँ पर होगी, नॉर्थ कोरिया की मिसाल आपके सामने है, वहाँ से कोई तेल नहीं निकलता, बिल्कुल, उनके पास गुर्बत भी है, लेकिन एज ए नेशन दे आर स्टैंडिंग, कोई उनको डरा धमका नहीं सकता। 3 दफ़ा ट्रंप वहाँ से जाके मिल आया उनके प्रेसिडेंट को, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। इसलिए कि जो कौमें अपने पाँव पर खड़ी होती हैं, महातीर मोहम्मद ने IMF को कहा कि भाग जाओ यहाँ से, IMF ने जाके कहा 6 साल के बाद आप ठीक कह रहे हैं। अगर आज इमरान खान ये कहे कौम को कि आप ये सख्ती बर्दाश्त करें, और मैं इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ना एक और मैं पुश बैक कर रहा हूँ IMF को, अगर इमरान खान साहब ये कहें कि नहीं चाहिए मुझे IMF, कौम का ताउन चाहिए, तो अलीना पूरी कौम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज पाकिस्तानी बना सकते हैं। सारे अफलातून और इनकी जो टीम है तो सारे IMF के एजेंट हैं, इनको पीछे करें और इनको चाहिए महातीर मोहम्मद साहब के पास जाएं, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है इनके साथ उनकी, तो उनसे जाकर डिस्कशन करें और उनसे लेके एडवाइस लेके करना कैसे है, मौजूद हैं जो अल्टरनेट दे रहे हैं। पाकिस्तान में एक्सपर्टीज मौजूद है अलीना, जो पूरे मुतबादल दे रहे हैं, इन लोगों से जान छुड़ाएं। मोनोपोलीज हैं वो। डॉक्टर इशफाक साहब को तो आपने सुना है, सुनते ही नहीं है वो बात, उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ इमरान खान साहब के माइंड को कि वो सुनते ही नहीं है। ये चीज इमरान खान साहब को देखना पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को। IMF के पास जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तानी कौम सख्तियां जो है उठाने के लिए तैयार हो जाएगी अगर आप IMF से जान छुड़ाएं और ये इकोनॉमी अपने पांव पे खड़े हो जाएगी। बट यू नीड टू हैव द राइट पीपल। ये जो सारे एजेंट है IMF और वर्ल्ड बैंक के, आपने इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में बैठा दिए आके, ये तो सुबह शाम, क्योंकि इन्होंने लेक्चर देने हैं, इनके ट्रिप्स हैं, इनके मफादात हैं, इनके बच्चों के मफादात हैं, इनका सब कुछ उन्हीं के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। इनसे अगर आप छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो अपने पांव पर अलीना नहीं खड़ी हो सकती। इट्स जस्ट मोर लाइक अ ब्लैक होल। आप एक दफा इसमें घुस गए तो वापस नहीं आप निकल पाएंगे। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम से समी साहब को और मुझे इजाजत दीजिए, और ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।